मैट पर दंगल और फिर सिल्वर स्क्रीन पर एक बेहतरीन एंट्री। और अब एमएमए की दुनिया में धूम मचाने के लिए तैयार हमारे साथ हैं भारत की शान संग्राम सिंह। सर, स्वागत है आपका न भारत टाइम्स में। और इस खास बातचीत में सबसे पहले मैं आपके पहला जो प्यार है वो है कुश्ती। उससे सवाल पूछना चाहूंगा। तो मेरा सर सबसे पहला सवाल ये है कि अभी हाल ही में जो योगेश्वर दत्त जी हैं उन्होंने कहा कि भारतीय कुश्ती में पिछले 1.5-2 साल से जो चीजें चल रही है उससे वो काफी दुखी हैं और उससे काफी नुकसान पहुंचा है भारतीय कुश्ती को। तो इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू जितेंद्र जी, हैविंग मी हेयर। तो मैं यही बात बोलूंगा। देखिए, कुश्ती ने अपने देश को, इंडिया को, भारत को सबसे ज्यादा पदक दिए हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। और हॉकी के बाद कुश्ती ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। चाहे ओलंपिक हो या बाकी स्पोर्ट्स हो, तो रेसलिंग में मोस्टली जीते हैं। योगेश्वर जी नो डाउट एक बहुत बेहतरीन रेसलर रहे हैं। और खाली योगेश्वर जी नहीं, कोई भी जो कुश्ती प्रेमी है, जो कुश्ती से जुड़ा हुआ इंसान है, जब भी किसी किसी स्पोर्ट्स में कोई विवाद होता है, कुछ होता है, तो सबको दुख होता है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स पीछे जाता है। चाहे वो किसी की गलती है, किसी का कुछ है, किसी भी जब स्पोर्ट्स में, खेल में कोई विवाद होता है, तो खेल एक बार न्यूज में आ जाएगा, मगर वो फिर खेल थोड़ा पीछे चला जाता है, क्योंकि ढेर सारे जो एस्पायरिंग एथलीट हैं, एस्पायरिंग रेसलर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं, मतलब उनके पेरेंट्स हैं या दूसरे हैं, तो स्पोर्ट्स थोड़ा सा बैड लाइट में प्रमोट होता है, नो डाउट। मगर मेरा ये मानना ये है कि अभी ओलंपिक हमारे सिर पे है। अभी 2-4 दिन रह गए ओलंपिक के स्टार्ट होने के। तो अभी जितने मेरे जो छोटे बहन भाई हैं, तकरीबन हर स्पोर्ट से, खाली रेसलिंग से नहीं, हर स्पोर्ट से, उनको सबको सारी चीजें भूल के बस इसमें जोर लगाना है, क्योंकि ओलंपिक 4 साल में एक बार आता है, और बहुत से खिलाड़ियों को तो ओलंपिक खेलने का मौका नहीं मिलता, और किसी को मिलता है तो मुश्किल से एक बार खेलने का मौका मिलता है। किसी की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो 2 या 3 ओलंपिक खेल पाते हैं। तो अब ये टाइम ये है कि हमें नाराज होना, कमी निकालना या कुछ हो करना, उसका नहीं है। अब टाइम है कि एक साथ यूनाइट होके बस देश के लिए पदक जीतना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब की बार हमारे पदकों की संख्या, पिछली बार हमने 7 जीते थे, तो अब की बार मिनिमम 2 डिजिट, मतलब 2 नंबरों में तो होनी चाहिए, 2 डिजिट में बिल्कुल होनी बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल सर। और इसी कुश्ती से ही एक और जुड़ा सवाल है कि सर पेरिस ओलंपिक में जो हमारी तैयारियां हैं वो बहुत ही शानदार है और बहुत उम्मीद है कि हमारे एथलीट वहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो पेरिस ओलंपिक में आपको सबसे ज्यादा किस रेसलर से उम्मीद है कि एकदम 100% जो है कि वो मेडल लाएंगे? देखिए, आप ओलंपिक में कोई भी खिलाड़ी कमजोर नहीं आता कि भैया आप ये समझो कि वो खिलाड़ी कमजोर है, वो अच्छा है। हालांकि अंतिम को और अमन को थोड़ी एडवांटेज है कि अंतिम को 4th रैंक मिली और अमन को 6th मिली है। तो एडवांटेज ये है कि उनका पूल थोड़ा सा एज कंपेयर बाकी के थोड़ा सा इजी रहेगा, मगर इजी वहां पे कुछ भी नहीं होता। तो मुझे सच बताऊं, मुझे जो 5 लड़कियां जो जा रही हैं, हमारी विनेश है, अंतिम है, अंशु है, निशा है, या हुड्डा है, तो सबसे सबसे उम्मीद है कि भैया, जब जब साक्षी का मेडल आया ना, तो मैं आपको बताऊं, तब साक्षी की कोई बात ही नहीं कर रहा था कि साक्षी पदक जीतेगी। तब सब कह रहे थे कि भैया विनेश का आएगा, या उनका आएगा, या उनका आएगा, मगर साक्षी ने मेडल जीत के सबको चौंकाया था कि भाई मेडल कोई भी जीत सकता है। मगर सबसे ज्यादा अगर ऑन रिकॉर्ड उम्मीद देखी जाए, तो अंतिम, अमन, विनेश, इनका पलड़ा भारी है बाकी के मुकाबले। क्योंकि क्या है कि अंतिम जो पिछले साल से आप उसका वो देखिए, ग्राफ देखिए हर टूर्नामेंट में, तो अंतिमा ग्राफ ऊपर उठ के आया है। हाँ, अमन का थोड़ा सा पिछले 2 टूर्नामेंट में थोड़ा सा वो रहा। पहले अमन का ग्राफ बहुत ऊपर था, एशिया में जब गोल्ड जीता, सब जीता, तो ऐसा लग रहा था कि ओलंपिक में आराम से गोल्ड मेडल जीतेंगे। मगर अभी क्या है कि अभी हम सब पूल पे निर्भर हैं। देखिए, हम बोले हैं कि गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे किसी भी गेम में, कोई भी खिलाड़ी भारतीय दल में, ऐसा नहीं कि गोल्ड मेडल शोर शॉर्ट है। चाहे वो नीरज है, चाहे वो पीवी सिंधु है, चाहे वो अंतिम है, चाहे वो अमन है, चाहे विनेश है। अभी रेसलिंग में क्या होता है कि एक पूल होता है, अगर पूल में 2 स्ट्रोंग आ गए तो आप थर्ड भी नहीं आते हो, एक स्ट्रोंग आया तो आप ब्रॉन्ज के लिए खेलते हो, अगर उससे हारते हो तो। और अगर आपके पूल में नॉर्मल आ गए तो फिर आप सिल्वर के लिए खेलते हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है,
2004 ओलंपिक, सुशील सबसे ज्यादा फॉर्म में थे उस टाइम पे, सबसे ज्यादा फॉर्म में। मतलब वो 8 में 12 में इतनी फॉर्म में नहीं थे जो 2004 में थे। वहां पे तब बिल्कुल। क्या था कि 4 रेसलर एक ग्रुप में आते थे, और जिसने गोल्ड जीता ना वो सुशील के ग्रुप में आ गया। सिर्फ सुशील ने उससे एक पॉइंट लिया था, बाकी किसी पूरे टूर्नामेंट में उसने किसी पॉइंट नहीं दिया। तो वो एक लक होता है आपका कि आप कब जीते कब नहीं। मगर मुझे उम्मीद है कि हमारी जो 5 लड़कियां हैं, अमन है, इनमें से 2 से 3 पदक जरूर आने चाहिए मिनिमम। मैं नहीं बोलूंगा कि ज्यादा है, मगर 2 से 3 पदक आने चाहिए डेफिनेटली। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि पांचों जो हमारी देश की जो शान है लड़कियां, वो सभी जो के सभी जो है मेडल जीते। एक सवाल था संग्राम सर मेरा कि पहले प्रोफेशनल दंगल, फिर मिट्टी के बाद मैट पर जोर दिखाए, फिर एक्टिंग में आपने लोहा मनवाया, अब मिक्स मार्शल आर्ट के रिंग में उतर रहे हैं, वो भी इस उम्र में जिसमें खिलाड़ी रिटायर ले लेते हैं। भैया जितेंद्र भाई क्या करूं, पहले गांव में मदारी आते थे ना जो खेल दिखाते थे, यहाँ पे जी। खेल दिखाया बादशाह नाज ले लिया, वहां पे खेल दिखाया बादशाह नाज ले लिया। तो भैया रोजी रोटी चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। और ये मैं एक फॉर्चुनेट समझिए कि मुझे, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि परमात्मा ने मुझे मौका दिया है। पहले मैं रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था, वहां से खड़ा किया, तो छोटा मोटा रेसलर बना, मिट्टी कुश्ती खेली, फिर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। फिर दिक्कत क्या थी कि उस टाइम पे कुश्ती में पैसे नहीं होते थे। और मुझे आज भी याद है, जब मैं सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जा रहा था 2005 में हंगरी बुडापेस्ट, तो वीजा फी में जैसे आपसे मांगा, दूसरों से मांगा, तीसरों से मांगा, तो हम ऐसे करके जाते थे। तो हम बाहर जाते नहीं थे, हमारा टारगेट ये नहीं होता था कि भैया मेडल जीतना, ये करना, ये होता था कि भाई इंडिया रिप्रेजेंट कर लिया, अब नौकरी मिल जाएगी या बाकी चीज हो जाएंगी। और बाहर जाके ना कोच को इंग्लिश आती, ना हमें इंग्लिश आती, ना मैनेजर को इंग्लिश आती। वो क्या होता था कि बाहर जाके वो सारे ऐसे ही घूमते थे कि अभी 20 रुपए निकल यहाँ पे, 30 रुपए टी शर्ट वहां पे, मतलब उस था उस टाइम पे वो चीजें। एक बार क्या होता है कि वहां पे जब आप रेसलिंग में वेट देते हैं ना, तो वहां पे नाम लिखवाते हैं आपका, आपके फादर का, आपके गांव का, आपके उसका। क्यों लिखवाते हैं कि अगर गोल्ड मेडल आता है, सिल्वर मेडल आता है तो अनाउंस करेंगे। तो हमारे कोच पता क्या बोलता था कि भैया हमारे नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है, खाली खिलाड़ी का नाम लिख दो बहुत है, हमारे वाले वहां पहुंचेंगे नहीं। मतलब वो एक मेंटेलिटी थी। तो मैं ग्रीको रोमन में खेलता था, तो फिर क्या हुआ कि फिर स्थिति ऐसी हुई, मैं रशिया गया अपने उस पे ट्रेनिंग पे, फिर काफी कुछ चीजें ऐसी हुई कि जिससे मेरा मतलब खर्चा चलना मुश्किल हो गया। तब मैंने प्रोफेशनल रेसलिंग में कन्वर्ट किया, किसी ने मुझे रास्ता दिखाया। फिर आया, फिर मौका मिला उसमें, 2012 में वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बन गया। फिर टीवी फिल्म वाले सब पीछे भागने लग गए, तब मुझे पता नहीं था कि भैया क्या ये है। फिर से मैं आया कि पहचान ये है, फिर कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियनशिप जीत ली। तो फिर इसमें और ग्राफ आगे चला गया। अब कई साल बाद फिर वापसी की, क्योंकि क्या था कि रेसलिंग थोड़ा सा डिफरेंट लाइट में थी, जैसे योगेश्वर जी ने बोला या बाकी ने बोला। तो मुझे अनुराग जी ने बोला, अनुराग सिंह ठाकुर जी थे जो अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, जी। कि संग्राम ये रेसलिंग के लिए तो ठीक है नहीं। मैंने कहा हाँ जी, बात तो आप ठीक कर रहे हैं। तो बोला काफी पेरेंट्स अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को वो मतलब रेसलिंग से थोड़ा सा दूर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो भैया कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और मुझे आज भी याद है, सुशील पहला रेसलर था जिसने रेसलिंग को मॉडर्न में जिंदा किया था। उसने 2008 में मेडल जीता था। बिल्कुल। अ, और मैं पहला रेसलर था जो मिट्टी की कुश्ती को अखाड़े से मैं ऐसे उसको 5 स्टार ले गया था। जैसे मैं शो करने लग गया, बाकी चीजें करने लग गया, तो वो सब जानते थे कौन रेसलर है। वो ये बोलते थे, क्योंकि इवन आज तक, क्योंकि क्या होता है कि रेसलिंग तो लिमिटेड होता है, फिर उसकी न्यूज आती फिर चली जाती है कि वो रेसलर है जो बिग बॉस में आया, नचबलिए में आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया। समझ रहे हो ना, वो पहचान होती थी। इवन बिल्कुल। हमारे जो ओलंपिक मेडलिस्ट होगा ना, उसको भी जो ले मैंने पहचानेगा नहीं कि ओलंपिक मेडलिस्ट है, वो कहेगा हाँ हाँ वो रेसलर, उसने कुछ जीता था। क्योंकि क्रिकेटर तो सामने दिखते हैं, हर रोज आईपीएल है, दूसरा है, तीसरा है, उसको सब जानेंगे। तो बिल्कुल। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं। फिर मुझे मौका मिला एक एक WPWH का ब्रांड एम्बेसडर बनने का। फिर बोले कि ये एक रैंकिंग सीरीज है, आपको खेलना चाहिए, करना चाहिए। तो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल था, अपनी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी। फिर मैंने मैच खेला और थोड़ा सा प्रमोट हुआ। तो वहां पे मुझे कई शेख ने काफी ने ऑफर दिया कि आपको एमएमए करना चाहिए। और सच बताऊं, तब तक मैं एमएमए के बारे में इतना जानता नहीं था। मैंने खबीब के बारे में थोड़ा सा न्यूज पढ़ी थी कि भाई पहले रेसलर था, उसने टर्न किया। और फिर मैंने पढ़ा कि एमएमए की जो आइडल एज होती है ना, 18 20 22 साल होती है, 30 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो बिल्कुल।
फिर मैंने कहा कि भाई 40 साल की उम्र में आना, आंख नाक ये कान तुड़वाना, ये सब करना तो गलत है। फिर मैंने देखा मेरी बहन का लड़का, भाई का लड़का, सब सारे मतलब वो एमएमए स्टार को फॉलो करते हैं और फुटबॉलर को फॉलो करते हैं, बाकी वो किसी को नहीं जानते। देखिए विराट कोहली को जानते हैं, क्रिकेट खेलता है। बाकी वो क्रिकेट को, जो यंग है ना, जो यंग बच्चे हैं, वो क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, ना रेसलिंग को फॉलो करते, वो फुटबॉल को फॉलो करते हैं, वो एमएमए को फॉलो करते हैं, यूएफसी को फॉलो करते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो भैया करना चाहिए, अगर मैं मौका मुझे मौका मिलता है, इंडिया सबसे ज्यादा व्यूवरशिप है, तो फिर इस कारण मैंने हाँ कहा। और अब देखते हैं, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ पहले मैच को, कि भैया किस तरीके से क्या जाएगा। मगर डेफिनेटली है कि एमएमए में काफी बच्चे अपने खेल रहे हैं, मगर नामचीन कोई इंसान नहीं खेल रहा था। नामचीन जब खेलेंगे तो क्या होगा कि वो उस खेल को फायदा होगा, जो ढेर सारे बच्चे करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एमएमए में या बाकी स्पोर्ट्स में, उनको फायदा होगा। और सच बताऊं, मेरा खेलना तो उन सब बच्चों के लिए जिनकी आंखों में खेल का सपना है। क्योंकि जब मैं इस एज में कर सकता हूँ, मैं 40 साल में कर सकता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। और एक्चुअल एज तो पता ही नहीं हो 40 से भी ऊपर होगी, क्योंकि गांव में उस टाइम क्या होता था, लिखते कुछ थे नहीं। ये तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ की डाली हुई है कि भैया ठीक है कुछ भी देख लो। तो मेरा ये मानना रहता है कि अब कोशिश करो कि अब यंग जनरेशन को आप आपकी बातों से इंस्पायर नहीं कर सकते, आपके एग्जाम्पल से इंस्पायर कर सकते हो। तो बस वही कोशिश कर रहा हूँ। आज यहाँ हूँ, कल वहां हूँ, मैं कम पढ़ा हूँ, मतलब आप हंसेंगे, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज होता था। 33% आ जाए, 35% आ जाए तो मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। मैं किसी क्लास में सेकंड डिवीजन नहीं आया, सब मैं थर्ड ही आया हूँ। 10th हो, 12th हो, या बीए हो या एमए हो। आजकल मुझे मौका मिलता है आईआईटी, आईएम, हार्वर्ड तक जाने का, ढेर सारी जगह जाता हूँ। तो कोशिश यही करता हूँ कि भैया, कि आपको जिंदगी के सीखने के बीच में पढ़ाई को नहीं आने देना चाहिए। पढ़ाई बिल्कुल। आपको जिंदगी नहीं सिखाएगी। तो मैं वही कोशिश करता हूँ। अब यह इनफैक्ट मैं दुबई आया था, कल एक स्पोर्ट्स का ऐप लॉन्च था, जिसमें मुझे बज्जी पाजी मिले, सानिया मिर्जा जी मिली, मैरी कॉम जी मिले। तो एक एक अफगानिस्तान टीम की क्रिकेटर का कोई कैप्टन था, कोई लड़का नया, उसको मैं जानता नहीं था। तो मैं मिला, देखा। तो क्या होता है, देखो सबका एक जुनून होता है, सबका एक सर्कल होता है अपना। और मेरा यही मानना है कि भाई जहां पे भी जाओ, जिंदगी जियो तो उस पेड़ की तरह जियो, कि आप खड़े हो तो आप फल दे रहे हो, छांव दे रहे हो, गिरोगे तो फिर भैया आप बीज दोगे, फिर से पेड़ बनेगा। आई बिलीव इन दिस। तो क्या बात कही सर। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि बहुत सकारात्मक रह के, पॉजिटिव रह के। और क्योंकि मैं, योगेश्वर, सुशील साथ में हम ट्रेनिंग करते थे, ये दोनों फ्री स्टाइल करते थे। और इन दोनों को देख के मैंने ज्यादा मेहनत करना सीखा था, कि ये एक 60 में था, एक 66 में खेलता था, और बहुत लगे रहते थे, बहुत मेहनती थे। तो मैं तो 96 केजी में खेलता था। तो फिर देखा, एक वो था। तो क्या होता है कि जब आप सबकी एक जर्नी देखते हैं, बजरंग आता, बजरंग तब बहुत छोटा था। रवि तो मतलब तब तक आने भी नहीं लगा था, बजरंग मतलब बजरंग हमारे पास आता था बहुत छोटा। तो एक 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 जर्नी होती है। और मेरा मानना ये है कि आप यूथ को किसी तरीके से इंस्पायर करोगे, तो जैसे मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बोला था, संदीप प्रधान जी को भी और अनुराग सिंह ठाकुर जी को भी, कि भाई हमारे खिलाड़ियों में अभी कोई कमी नहीं है, उनके पास डाइट पूरी है, उनके पास फैसिलिटी सारी है, हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कम है। और खेल गेम में पता है क्या है, आपकी स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी हो, सामाजिक स्थिति कैसी हो, आपकी मनोस्थिति अच्छी होनी चाहिए, तो आप एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करते हैं। और कोई पढ़ा लिखा इंसान है, वो इन खिलाड़ियों को हैंडल नहीं करेगा, और कोई खिलाड़ी भी इनको हैंडल नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है कि बाहरी खिलाड़ी बहुत हम्बल रहते हैं, जैसे बाहर वाला मेडल जीता तो बहुत हम्बल रहेंगे। अपने यहाँ पे खिलाड़ी को तो बेचारे को पता ही नहीं, उसको ऐसा स्टार बना देते हैं, ऐसा वो कर देते हैं, उसके मैनेजर, उसकी कंपनियां, उसका दूसरा ये दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी के, वो अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है या डाइवर्ट हो जाती है। मतलब वो जैसे अभी टर्की का ओलंपिक चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, मेरा दोस्त है, रेसलिंग 120 केजी का, टागा कुल, या जी। अमेरिकन है 97 केजी। तो ये सब दोस्त ये बहुत सिंपल है, बहुत हम्बल है, ऐसे मिलेंगे आपको। अपने यहाँ पे मेडल आ जाता तो खिलाड़ी को पता नहीं, बेचारे को, उसको ना सोते हुए, बैठते हुए, टॉयलेट करते हुए मेडल निकालने नहीं देते, वो मेडल पहनवा के रखते हैं। समझ रहे हो ना? तो वो कल्चर बिल्कुल और बिल्कुल। थोड़ा सा जब वो कल्चर जब थोड़ा सा और साइड में होगा, तो हम और ज्यादा तरक्की करेंगे। मगर देखो, सरकार बहुत सुविधा दे रही है अब। अगर ये सेम फैसिलिटी चलती रही, तो मुझे लगता है कि हम 2036 में इंडिया टॉप 10 में होगा। जो भी 10-12 साल के बच्चे हैं, वो जरूर ढेर सारे पदक जीतेंगे। और बिल्कुल हम सबके भी यही चाहते सर। अब उम्मीद करता हूं कि जो अभी के
जो मुझे मेडल दिख रहा है, शूटिंग में हमारा मेडल जरूर आएगा और रेसलिंग में मेडल आएगा। अब क्या है कि मेडल तो शोर शॉट कहे तो किसी में भी नहीं है, और अगर उम्मीद करें तो 10 से ज्यादा हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर अगर दिल से उम्मीद करें, प्रैक्टिकल उम्मीद करें, तो उम्मीद ये है कि भैया हमारे मेडल 12 से 15 आने चाहिए। और प्रैक्टिकल देखूं तो मैं प्रैक्टिकल किसी का भी गोल्ड मेडल ये नहीं है कि शोर शॉट है। क्योंकि क्या था कि पिछली बार नीरज, जैसे नीरज ने फेंका, अब की बार 90 फेंकने वाले 5 बच्चे और हैं जो मतलब उनके साथ में है कि भैया पता नहीं उस दिन कौन परफॉर्म कर जाए, किसका क्या चले। हाँ, नीरज नो डाउट मेडल में आएगा, मगर गोल्ड जीते उसके लिए थोड़ा सा वो है। फिर पीवी सिंधु पिछली बार फॉर्म में थी, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, अब की बार सिंधु का वो फॉर्म नहीं है। फिर थर्ड थिंग, मीराबाई चानू को भी इंजुरी है काफी दिन से, वो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। फोर्थ ये कि रेसलिंग में सब वो आप अंतिम पे, अमन पे, विनेश पे, या बाकी निशा पे, अंशु ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता है, या प्रीति पे, तो इन सब पे उम्मीद तो है। ऐसी बॉक्सिंग में है, चाहे निखित है, लवलीना है, पूल पे डिपेंड है हम, समझे ना। बिल्कुल। और उस दिन क्या है कि उस दिन जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो पदक जीतेगा या पदक जीतेगी। अब हॉकी टीम है, हॉकी टीम ने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो मेडल लाएंगे। मगर ओलंपिक में आप ये नहीं कह सकते कि भैया हमारा ही वो है। जो चैंपियन है वो हार जाते हैं, और जो बिल्कुल नहीं आते हैं वो मेडल जीत जाते हैं। जैसे पिछली बार दीपक का मेडल था रेसलिंग में, तो दीपक का मेडल क्या था कि वो मेडल जीता हुआ गले में, बस गले के पास आ गया था, वहां से चला गया। अब बिल्कुल। या तो लैक या तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस लगाइए, या ले आओ, या फिर कोच साहब हैं उनके वो लगाइए, देखो एक सर्कमस्टांस बनते हैं। मगर उस कंट्री ने पहला पदक जीता। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं तो हर मुकाबला देखता हूँ, मैं खाली रेसलिंग नहीं। आप मेरे से कोई भी स्पोर्ट्स का पूछेंगे तो मैं बहुत ऑनेस्ट तरीके से आपको बताऊंगा, इवन क्रिकेट तक का बता दूंगा, क्योंकि ढेर सारे दोस्त है तो मैं बहुत फॉलो करता हूँ। फुटबॉल से लेके, रेसलिंग से लेके, और खासकर ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप किसी भी स्पोर्ट्स की हैं तो मैं बहुत फॉलो करता हूँ। और मैं बाकी सबसे गुजारिश करूंगा, जो हमारे देशवासी हैं जितने, कि भैया ये देखिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है ना, तब गलियां सुनसान हो जाती हैं, रोडों पे ट्रैफिक नहीं रहता, तो मैं कह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा मौका है, इन हमारे खिलाड़ियों को वैसा ही सपोर्ट कर दो, तो इनका हौसला बढ़ेगा, खेल आगे बढ़ेगा। और खासकर पता है बड़ी बात क्या होती है, जो नई जो एस्पायरिंग जनरेशन है ना, जो तैयार होते हैं बच्चे, वो आगे जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, उनको देख के आप खेलोगे। जैसे हमारे जैसे क्या होते थे कि हम गांव में जब बड़े बड़े रेसलरों को देखते थे मिट्टी में कुश्ती लड़ते हुए, तो उनको देख के हम इंस्पायर होते थे। तो अब ये सही मौका है। अब ये मौका है ना, हमारी हमारी जनता का है, हमारी जितने भारतवासी, 145 करोड़ हैं, 140-42 करोड़ काउंटिंग में, वैसे तो एक सौ 140 पैंतालीस जी। पचास है। तो बिल्कुल। अब ये मौका है कि भैया जैसे क्रिकेट क्रिकेट देखते हैं हम, वैसे ओलंपिक देखिए, उनको सपोर्ट कीजिए खिलाड़ियों को। जो पदक जीतता है, ये खाली आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ये आप भविष्य में आने वाले इंडिया को ओलंपिक में टॉप 10 में सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं सबको बोलता बिल्कुल। हूँ, ओलंपिक ओलंपिक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा है। मतलब 200 देशों में से, 200 कंट्रीज में से टॉप क्वालिफाई करके टॉप छट के 20 आते हैं, 16 या 20। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जितेंद्र जी, बहुत बड़ी बात है। और जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, जो बाहर के, हमारे तो सब खिलाड़ी खेलते हैं, बाहर के खिलाड़ी सिर्फ दो दो टूर्नामेंट खेलते हैं, 3 टूर्नामेंट खेलते हैं। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक से पहले वाली, ओलंपिक, या जैसे गेम्स होते हैं, जैसे बाहर यूरोपियन गेम्स होते हैं, अपने कॉमनवेल्थ होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, तो बड़े खिलाड़ी 3-4 टूर्नामेंट खेलते हैं मुश्किल से। बाकी वो खेलते नहीं, सिर्फ ओलंपिक की तैयारी करते हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि भैया जितने बच्चे हैं वो खाली पदक अपने लिए जीत रहे, उनका उनका करियर तो बनेगा बनेगा, वो देश का करियर बनेगा, और ढेर सारे असंख्य बच्चों को, जितने भी आ रहे हैं एस्पायरिंग जनरेशन को, इंस्पायर करेंगे। और मुझे देखना, अब की बार जो मैंने पिछली बार भी ऐसे दावा किया था कि बजरंग का और रीका रवि का मेडल आ सकता है, तो रवि का मेडल आया था। अब की बार देखना, अंशु, निशा, प्रीति, तीन तो देखो हमारे फेवरेट हैं, जैसे अमन है, अंतिम है, विनेश है, ये फेवरेट सबके हैं। मगर इन तीनों में से लड़कियों से भी पदक आएगा पक्का, देख लेना। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है कि ये 3 पदक जो है हमारे पक्के हैं। और ये हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि संग्राम सिंह जी जो है उन्होंने बताया है कि कुश्ती में जो है ये 3 मेडल तो पक्के हैं। और सभी उम्मीद करेंगे कि आपका जो भविष्यवाणी है बिल्कुल सटीक साबित जी जी, मैं हम भी चाहे कुश्ती मेडल आए और देश का
देश आगे देखो, मेरा एक बात मैं सोचता हूँ कि भैया मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान, हम चाहे कुछ रहे ना रहे, करें ना करें, देश आगे जाना चाहिए। तो बस यही है कि पदक जीतेंगे, खेल आगे जाएगा, देश आगे जाएगा, और छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। अभी हुआ, अभी नॉर्मल और बात, और जब थोड़े से समझदार पॉलिटिशियन आएंगे, समझदार थोड़े से फेडरेशन में प्रेसिडेंट आएंगे, समझदार थोड़े से दूसरे आएंगे, तो ये मुद्दा होगा ही नहीं, समझे ना। बिल्कुल अभी क्या है कि अभी ज्यादा समझदार है, थोड़े कम समझदार आएंगे ना तो होगा नहीं काम, थोड़े कम समझदार आएंगे तो फिर चल जाएगा काम। अब ज्यादा समझदार थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिना नाम लिए ही बहुत बड़ी चीज कह दी है। और ये बिल्कुल सही होना चाहिए कि खेल में राजनीति जैसी चीजों को ना लाएं, खेल को खेल रहने दें और उनको एक भविष्य के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल करना चाहिए, और मेरा तो यही मानना है कि करना चाहिए। और जहां पे भी आप जो भी खेल से जुड़ा है, वो जिस भी जैसे भी अपना योगदान दे सकता है उसको योगदान देना चाहिए। आई बिलीव इन दिस। बिल्कुल और उम्मीद उम्मीद करते हैं कि ये ओलंपिक टॉप 10, मतलब टॉप 10 की तो मैं कह नहीं रहा, मगर हम 10-12 पदक जरूर जीतने चाहिए मिनिमम। बिल्कुल, हम कम से कम 20 की उम्मीद करते हैं कि कम से कम 20 मेडल आए। आप 10 कर रहे हैं, हम पूरा 20 मेडल की उम्मीद कर रहे हैं। पिछली बार हम 7 जीते थे और हम चाहते हैं कि कम से कम 20 होना चाहिए। सर, अब थोड़ा सा मैं ओलंपिक से हटकर कुछ एक अलग फील्ड का सवाल पूछने जा रहा हूँ। एक्टिंग करियर कैसा चल रहा है? क्या कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट वगैरह आने वाला है, या फिर कुछ नई चीजें आने वाली हैं जो लोगों के लिए जानना जरूरी है? जितेंद्र जी, मैं एक बताऊं, इंडिया में ना चलती दो चीजें अब तक, क्रिकेट जी या एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। अब ये मैं ये लगाओ कि परमात्मा की मेहर है या क्या है, अगर मैं खाली रेसलिंग करता ना तो मैं यहाँ ही बैठा होता। मैं कोई एक दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहा था, वहां पे इंस्पेक्टर बन जाता, मैक्स टू मैक्स, चलो भैया एसीपी बन जाते, या सब इंस्पेक्टर रहते, या उससे नीचे ऊपर पता नहीं। तो क्या है कि अभी मैं, जैसे मैं अभी अभी मैं सॉन्ग की सीरीज कर रहा हूँ, अभी मेरे गाने रिलीज हो रहे हैं कोई मोटी, जैसे ये मनोहर लाल खट्टर साहब क्या थे जो सीएम थे ना हरियाणा के, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, अभी सेंटर मिनिस्टर बन गए। तो उन्होंने बोला, संग्राम जी आपको यूथ के लिए कुछ काम करना चाहिए। मैंने कहा सर क्या करें? बोला यहाँ के बच्चे नशे वाले गाने देखते हैं या गैंगस्टर टाइप वो देखते हैं। तो फिर हमने सोचा कि कुछ इंस्पायरिंग करें। अभी मेरे गाने आ रहे, फिर मैं एक नोटेबल डायरेक्टर के साथ, बड़े डायरेक्टर हैं उनके साथ, किसी बड़े इंसान की बायोपिक में नजर आऊंगा आपको थोड़े दिन में। हमने इसका बिल्कुल, एक ये तो शूटिंग एक का, बहुत बड़ा न्यूज है, ये बिग न्यूज है। जी जी, जी जी शेड्यूल कर दिया है। दूसरा, अभी मैं किसी की कोई बहुत कमाल की एक वेब सीरीज, उसकी उसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, मगर देखते हैं। अभी फिलहाल मैं कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि जब तक एमएमए का मैच नहीं होता, क्योंकि एमएमए थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं एमएमए का जो मैच होगा उसके बाद फिर मैं इनकी शूटिंग स्टार्ट करूंगा। बाकी जिसकी शूटिंग हो गई है वो आएंगे। अभी जैसे एक गाना रिलीज हुआ, अभी और आएगा एक, जो बायोपिक वाला था वो हमने शूटिंग कर दिया। तो पहले मुझे पता नहीं था कि काम से ही क्या, पहले क्या होता था पैसे के लिए काम करते, जैसे बिग बॉस किया, घर खरीदा तो भैया वो बोले इतने पैसे दे देंगे तो चलो घर की ईएमआई पूरी हो जाएंगी। दूसरा किया, दूसरा वो डांस का भी 12 महीने किया, डांस का शो कर रहा हूँ, तो मैं समझ रहे हो ना, दो पैसे के लिए उसके लिए। अब मुझे समझ में आया कि भाई कैरियोग्राफ के लिए ये चीज अच्छी है, मैं कोई नेगेटिव रोल नहीं करता, कोई छोटा रोल नहीं करता। और दूसरी बात क्या है कि पैसे, मैं कोल्ड ड्रिंक है, तंबाकू है, गुटखा है या शराब है, सिगरेट है, मैं प्रमोट नहीं करता, पैसा ये देते हैं। बाकी दूध वाले बिस्किट वाले तो बच्चन साहब के पास चले जाते हैं, वो पूछेंगे नहीं, आते यही हैं। तो अब मैं सारी चीज वो करता हूँ कि भैया जो देश के लिए अच्छा है, जो यूथ के लिए अच्छा है, और मेक श्योर जो कई सुपरस्टार हैं उनको मैंने मना किया, कई रोल हैं जैसे जो कुछ कर लेते हैं कि भैया कोई नेगेटिव है या वो करना है, वो कोई ऐसा नहीं करता। तो जब आप सही काम करते हैं, ढंगा काम करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, मगर मेरा मानना यही है कि जैसे दारा सिंह जी से एक बार मुझे मिलने का मौका मिला, 2-3 बार मिला मैं उनसे, एक बार मुझे मिलने का मौका मिला। तो मुझे बाद में पता चला कि दारा सिंह जी ने प्रोफेशनल रेसलिंग किया था, मैच्योर ऐसे नहीं किया था। तो फिर देखा तो उस इंसान से मैंने बहुत सीखा। उस इंसान ने मुझे एक बात क्या बोली कि मैं काम बहुत दिन से कर रहा था, मगर जो हमें हनुमान बनाना माँ इसमें रामायण में, तो इसने मुझे घर घर पहचान दिलाई। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। बोला समझ रही बात क्या, कि मैं ये काम कर नहीं रहा था क्योंकि मैं दूसरा काम कर रहा था कि मैं हनुमान बन के मैं ऐसे मुंह में डाल के बैठा रहूंगा, पूछ लगा के मुझे कोई पूछेगा नहीं। और इसी काम ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान दे दी।
तो बिल्कुल। आप काम वो करो जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, क्योंकि रेसलिंग से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, कोई नेगेटिव चीज में आप फेमस मत हो, मतलब कोई नेगेटिव रोल करके या दूसरा करके। पॉजिटिव रोल चाहे कुछ भी हो करके फेमस हो जाओ, तो वो फिर आपकी करियर लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। तो मैं कोई प्रोजेक्ट देखता हूँ तो मुझे दारा सिंह जी की बात वो याद आ जाती है कि भैया ये चीज थी, और वो बताते थे कि वो कैसे दूध पीते हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं जब छोटे थे ना, क्योंकि हमारे लिए तो वो था, और वो नो डाउट वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत हम्बल इंसान थे। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आगे, अगर ये मालिक ने चाहा तो 3-4 साल बाद हम ढेर सारे बच्चों का जरिया बनेंगे वहां पे काम करने का, या काम देने का, ये सब करने का। बुरा उसी रास्ते पे है, अभी देखते हैं। लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि परमात्मा क्या और अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्या चीजें दे रहा है। देखो पाइपलाइन में बहुत चीजें होती है जितेंद्र भाई, जो बाहर आ जाए ना वो जी। काम होता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। पाइपलाइन की बात करें तो ढेर सारी चीज चलती है, मगर जो चीज बाहर हो ना, जैसे मैंने वो बायोपिक की शूटिंग का शूटिंग मैंने कर दी, अब वो फिल्म आएगी, या ये गाने मैंने कर दिए, ये आ रहे हैं। तो अब लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि जो अच्छी चीज है वो आएंगी, मगर याद रखना कि मैं एक छोटा सा स्पोर्ट्समैन था, हूं और रहूंगा, क्योंकि मेरे नाम के आगे से रेसलर हटा दो मैं कुछ हूं ही नहीं। याद। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ यूथ को कि भैया चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, फर्स्ट आता है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है किसी फील्ड में, चाहे आप जर्नलिज्म में हो, आप स्पोर्ट्स में हो, किसी में भी हो। बस लगातार कोशिश करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो। और हमारी हार वो नहीं है कि भैया दुनिया हमें नहीं पहचानती या अमन फेम है, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। खुद को पहचान बिल्कुल लो, आगे बढ़ते रहो, बेस्ट करते रहो। आई बिलीव इन दिस। बिल्कुल। और बात हुई बिग बॉस की, आपने बिग बॉस की चर्चा की थी, तो क्या अभी जो बिग बॉस ओटीटी चल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं आप उसमें? आप हैरान रह जाएंगे, मैंने अपना बिग बॉस नहीं देखा। मतलब आज तक मैंने बिग बॉस को ही नहीं देखा, ना अपना देखा ना दूसरा देखा। तब मौका मिला गया, मैं उसका फाइनलिस्ट बना। और अब ओटीटी पे क्या आ रहा है, जो आजकल के नए बच्चे हैं, मैं उनको एक बात ही कहना चाहूंगा कि भैया आप फेम के चक्कर में कोई ऐसी गलती मत कीजिए कि जिंदगी भर उसका पछतावा रहे। क्योंकि बिग बॉस तो छोटा सा शो है, थोड़ा सा शो है, वो चला जाएगा। फिर आपका परिवार है, आपकी निजी जिंदगी है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं। तो मैं देखता हूँ कई बच्चे थोड़ा सा फेम लेते हैं, फिर बाहरों कंट्रोवर्सी करते हैं। कोई झगड़ा करेगा, कोई दूसरी चीज करता है, कोई तीसरी चीज करता है। एक मैसेज दो अपनी जिंदगी। मैं एक बात बोलता हूँ कि मेरी जिंदगी मेरा मैसेज है, तो हम सब की जिंदगी उनका मैसेज होना चाहिए, देश के लिए, यूथ के लिए। तो मैं बिग बॉस का मुझे मौका नहीं मिलता, एक देख दो बार उन्होंने बोला कि आप इस पे आ जाओ, आप उस पे आ जाओ। तो नहीं, अब हो सकता है कि शायद जब सलमान जी वाला आएगा ना तो मैं कुछ चीज प्रमोट करने जरूर जाऊंगा उधर। तो बाकी मैं टाइम नहीं मिल रहा देखने का। और एक बार एक एपिसोड पता नहीं कहाँ मैं देख रहा था, तो वो एपिसोड इतना इतना खराब था कि मैं उसको 10 मिनट नहीं देख पाया। मतलब वो, समझ रहे हो ना, मतलब डिफरेंट एंगल बिल्कुल से उसमें कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मतलब वन ऑफ द हैरान था। बाकी शो चलता बहुत है इंडिया में, देखो यही शो चलते हैं, क्योंकि अपनी चाहिए कि फूट जाए, सामने वाले दोनों फूटने चाहिए। हमारे घर में क्या हो रहा है पता है, दूसरे घर में क्या हो रहा है देखना है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये शो हिट है, अच्छा शो है। और सलमान जी वाला शो जो 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 बड़ा शो होस्ट करते हैं, ओटीटी है, ओटीटी में क्या होता है कि एक लेयर और आपकी उठ जाती है। जो टीवी पे आता है उसमें एक लेयर बनी रहती है। बनी रहती है बिल्कुल। तो तो कोशिश करेंगे, मौका मिलेगा तो देखेंगे कोई। ये मिलेगा तो एक बार मैं बीच में भी जाने वाला था, तो मैं एक दिन के लिए जाने वाला था, तो फिर वो मैं यात्रा में आ गया। तो मैं देख रहा था कौन कंटेस्टेंट है। कोई एक बॉक्सर रहा था हमारा, वो 2 दिन में सुना कि मैंने 2-3 दिन में वो नीरज को बाहर निकाल दिया उन्होंने। जी निकल गए। तो यही है, चलता रहता है। तो बिल्कुल। सर, एक थोड़ा पर्सनल लाइफ से सवाल है कि आपकी वाइफ पायल रोहतगी जी फिलहाल कम दिख रही हैं स्क्रीन पर, और बाकी चीजें भी अभी उनका कुछ नहीं है वो है, तो क्या उनका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है या किसी फिल्म वगैरह में वो हाल फिलहाल में नजर आएंगी? भैया पायल जी ने 2 स्टार्टअप स्टार्ट कर रखे हैं, खाने का, घर जैसा खाना। उन्होंने हेल्दी असल अपनाव बनाया है, और वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब कि वहां से आगे सीख के कि उन्होंने जिम्नाजियम फिटनेस का वो खोला है कि भैया वो। और दोनों स्टार्टअप मेरे लिए किए, क्योंकि मैंने बोला था कि भैया मैं तो बिजनेस कर नहीं सकता, मैं प्रमोट कर सकता हूँ। तो वो उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए हम एक्टिंग में, हम बाकी चीजों में हम तीसरी पार्टी पे डिपेंड रहते हैं इनकम के लिए। अगर हम अपने लिए मेहनत करते हैं, अपना कुछ करते हैं, तो क्या है कि भले ही अभी 3-4-5 साल का स्ट्रगल होगा, मगर हम अपने उस पर डिपेंड हो जाएंगे कि भैया रोजी रोटी के लिए। तो बात उनकी मुझे सही लगी।
तो भी वो उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसमें बहुत प्रयास कर रहे हैं। नो डाउट वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मगर उनके अनुसार उन्होंने उतना वैसे रोल नहीं मिले जो उनके अनुसार होने चाहिए थे। उनका जो करियोग्राफ है, मैंने उनसे बहुत सीखा है कई चीजों में, उनके करियर से, उनके अनुभव से बहुत सीखा कि भैया ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अभी शायद हम प्रोफेशनल फंड की बात तब करते हैं जब एक दूसरे को पूछना है, तो हमने घर में डिसाइड कर रखा है कि भाई खाने बैठे कहीं बैठे मतलब प्रोफेशनल बात नहीं करेंगे कि काम का कोई को पूछेगा ना एक दूसरे से तो सलाह लेंगे, तो घर में शांति बनी रहती है। नहीं तो प्रोफेशनल घुसो ना, फिर छोटी छोटी बातें तू तुम्हें में हो गई, फिर वो झगड़ा होगा, फिर बात बढ़ेगी। तो बाकी क्या है कि वो, मगर मैं एक बात मानना चाहूंगा कि इस दुनिया में ना बहुत कम इंसान ऐसे हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं, और सी इज वन ऑफ देम। अभी जो पेरिस ओलंपिक 3 दिन बाद से शुरू होने वाला है, तो आप जो भी भारतीय एथलीट हैं, जो हमारे देश के गौरव हैं, और उनके लिए एक वेल विश और जो एक शुभकामनाएं हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से उन्हें दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, मैं जितने भी ओलंपिक में हमारे जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बात कहूंगा कि आप वहां पे अकेले नहीं खेल रहे हैं, आपके साथ 140 करोड़ देशवासी खेल रहे हैं। आप खाली वहां पे मैदान में हैं, भले ही आप भाला फेंक रहे हैं, भले ही आप कुश्ती कर रहे हैं, भले आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, भले आप शूटिंग कर रहे हैं, मगर याद रखना कि 140 हाथ और 140 आंख वो आपके साथ में है। तो बस आप कोशिश कीजिए, जो कुछ तैयारी कम है, तैयारी ज्यादा है, कोई चीज हुई चीज नहीं हुई, सब भूल के उस दिन अपना मेंटल अपनी स्थिति ऐसी कीजिए। कहते हैं ना कि अगर आप में विश्वास है तो आप पत्थर को हटा सकते हो, और अगर आप में शंका आ गई तो आप छोटी सी रेत को पत्थर बना सकते हो। तो मौका ये है कि सारी चीजें भूल के, सारी चीजें छोड़ के बेस्ट देने का, क्योंकि जिंदगी में ये मौका सबको नहीं मिलता। आप, बहुत मेहर है परमात्मा की, आपको नवाजा है कि आप ओलंपिक में जा रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो बस आप उसको ध्यान रखिए और अपना बेस्ट दीजिए। देखिए, जीत हार कुछ नहीं है, अगर आप हम अपना बेस्ट दे के आते हैं ना, तो समझ लो वो आप सबकी जीत है। बस बिलीव इन योर सेल्फ और अपना बेस्ट दो और आगे बढ़ो। नमस्ते, जय हिंद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संग्राम जी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और यहीं इस बातचीत को समाप्त करते हैं।